ये जो है आज हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पेपर जो है अभी 2023 में जो पेपर ख़त्म हुआ है क्लास 12 का फिजिक्स का, हम लोग ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये फिजिक्स है क्लास 12 का। देखिए ना, ये पेपर है। कौन सा पेपर है? तो सेट 1 है हमारे पास। क्या है? सेट 1 है। सेट 1 फिजिक्स, सेट 1 है फिजिक्स का। ठीक है। कौन सी ईयर का है? 2023 का। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा। तो पेपर कोड है सेट 55, ये है हमारा 5521, ये है ना। और आप लोग जानते हैं फिजिक्स है 70 नंबर का। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। 18 क्वेश्चन है ऑप्शनल वाला, उस पर देखते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सेट आपके पास होगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना। सेट फर्स्ट का है, तो सेट ए का है, पहले सेट का है। तो देखिए क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर in 9 Newton per coulomb from the same charge object, the electric field of magnitude 16 Newton by कितना होगा कूलम्ब विल बी एट डिस्टेंस ऑफ। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो मैं डायरेक्टली आंसर ही बताऊंगा। तो पहले का क्या होगा? सी होगा, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 मीटर। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। पहले का क्या होगा? ठीक है। क्या होगा पहले का? तो 3 मीटर होगा। आइए सेकंड पे आते हैं, देखते क्या है। अ पॉइंट चार्ज P लाई एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू। क्या बोला है? अ पॉइंट P लाई एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट से जो है x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इट्स एक्सिस पे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो ए ऑप्शन होगा, 1/x² के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि 1/4πε Q1 Q2/r² होता है। तो r की जगह x है, तो 1/x के प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है। तो ऐसा समझ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अ करेंट 0.8 एम्पियर फ्लो इन अ कंडक्टर ऑफ 40 ओम 1 मिनट के लिए, दी हीट प्रोड्यूस इन दी कंडक्टर विल बी। अब देखिए कि यहाँ क्या आसानी से हीट का वैल्यू निकाल लेना है। H इक्वल बहुत से फॉर्मूले होते हैं, यहाँ लिखते हैं। H इक्वल आपके पास होता है I² RT होता है, B² होता है। ठीक है। और जो है आपके पास हो जाता है VIT होता है। तो इतने फॉर्मूले हैं, इसमें से जो लग जाएगा, देखिए I पता है और उसके बाद R पता है, T पता, तो पहला वाला ही आप लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर थर्ड वाले का है वो है हमारा कौन सा? तो डी ऑप्शन है। और डी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 16 और 14 जूल है। ठीक है। ये है हमारा आंसर। कितना है? तो डी ऑप्शन है, 1640 जूल है। ओके। आगे देखिएगा है। अ सेल ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल, क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। क्या दिया है कि अ सेल ऑफ EMF इज कनेक्टेड across an external resistance R. When current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrode of the cell drop to V potential internal resistance R of the cell। क्या होगा? सबसे पहले क्या बोला कि R का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, I करंट फ्लो कर रहा है, और V का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं उस फार्मूले का। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो ऑप्शन डी होगा। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा। और वो आएगा E-V कितना हो जाएगा? V/R। ये हमारा जो है चौथे का ऑप्शन का ये जो है वैल्यू है, E-V/V इंटू R। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं I इज इक्वल टू कितना होता है? I इज इक्वल कितना होता है? तो V/R होता है। तो E/R की जगह कितना होता है? R प्लस
यहाँ पे आर ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू हम लोग की आ जाती है, देखिए ये, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, यही इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक ना। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है यहीं से। तो डी की वैल्यू आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। दे क्या दिया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या करते हैं, मूव कर ले पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन में। अगर क्या करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच में एक साथ जो है एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे, रिपेल ईच अदर करेंगे, नाइदर अट्रैक्ट ना रिपेल, या क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ बीम। तो नाइदर अट्रैक्ट ना रिपेल, सी वाला क्या होगा, नाइदर अट्रैक्ट एंड ना रिपेल, ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना तो रिपेल करेंगे, ठीक है। नाइदर जो है, नाइदर अट्रैक्ट ना रिपेल, नाइदर अट्रैक्ट नॉट रिपेल होगा, ये सी वाला ऑप्शन है ना, आए समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 6 क्या है, क्या दिया है, along straight wire of radius a carrying steady current I, the current is uniformly distributed across its area of cross section. The ratio of magnitude of magnetic field B1 at A2 and B2 at 2A, मतलब एक जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू A2 दिया है, दूसरे की कितना दिया, 2A दिया है। तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, तो जब इसको हम डिवाइड देखेंगे, जब वैल्यू रखेंगे ना तो कट के कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 6 वाले का ऑप्शन भी होगा और जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, ई एंड बी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेस्पेक्टिवली, क्या दिया है आगे, तो रेस्पेक्टिवली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज एलॉन्ग। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, ई क्रॉस बी, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आ जाएगा हमारा किसके, क्वेश्चन नंबर 7 के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेटिंग इन एयर इज, क्या है, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेटिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विच ऑफ फ्लोइंग विल बी सेम फॉर द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा होगा, कहते हैं रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेट इन एयर, अगर कोई जो है रे क्या कर रहा, प्रोपोगेट कर रहा एयर में, इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, वाटर के सरफेस से क्या करे, इंसिडेंट कर जाए, तो क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग विल बी सेम फॉर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो उसका क्या नहीं चेंज होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, क्या नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी। तो 8 वाले में क्या है, यहाँ लिखते हैं, पता नहीं दिखे कि नहीं, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। तो फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन सी है, यहाँ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, ठीक है ना, क्या नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं चेंज होगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकता, और सब चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकता है, लैम्डा जो है वेवलेंथ चेंज होगा, पर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, है ना। तो आप लोग देखिएगा, आए समझ में, तो ज़रा देख ले, कट तो नहीं रहा कहीं से। तो ये है हमारे ऑप्शन जो कि आप लोग किए होंगे अच्छे से, ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं आता, आप लोग को सब आता है। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन एक बार, आप मिला लेंगे अपना ऑप्शन। तो चलिए, क्योंकि सबसे डाउट होता है ऑप्शनल वाले में, और तो इजीली होता है, लिखना तो आसान होता है, वहाँ कुछ भी लिख देंगे थोड़ा बहुत नंबर मिल जाता है, पर अगर इसमें ऑप्शन में गलत हो जाएगा तो आपको नंबर पूरा पूरा कट जाता है या पूरा पूरा मिल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 9 है, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल एयर इनटू मीडियम, its speed and wavelength in the medium are 1.5 and 10 power 8 meter per second and 230 nanometer respectively. The wavelength of light in air will be,
क्या बोला है, तो वेवलेंथ क्या होगा लाइट का इन एयर में, जब हमारा क्या दिया हो, स्पीड और वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है ना। तो स्पीड और क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है। तो वेवलेंथ एयर का जो है लाइट क्या बताना है, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल एयर इनटू मीडियम, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम इतना और इतना दिया है। तो हमें इससे वैल्यू निकालना है। तो वेवलेंथ जब निकालेंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू आएगी 9 की, वो आएगी कितनी, 460, और ये है नैनो मीटर। और ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन है ना। ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है। आया समझ में। तो चलिए अगला है क्वेश्चन 10 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट एग्जिबिट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन irradiated by the visible light। क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल डज नॉट एग्जिबिट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किससे जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन इरेडिएटेड बाय विजिबल लाइट, अगर इरेडिएट हो तो किससे नहीं होगा, ठीक है ना। तो किससे नहीं होगा, तो 10 वाला है, इसमें कैडमियम से नहीं होगा, कैडमियम से नहीं होगा, और ये ऑप्शन है हमारा सी। कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो कैडमियम से नहीं होगा और सबसे हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 क्या लेते हैं, तो 11 का ऑप्शन देखिए क्या है, 11 का ऑप्शन होगा, देखिए क्या है, अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ कम ट्रांजिशन, a hydrogen atom makes a transition from 5 n की वैल्यू कितना 5 to n equal to 1 ऑर्बिट, the wavelength of photon emitted is lambda, the wavelength of photon emitted when it makes a transition from 5 to n equal to ऑर्बिट। मतलब सबसे पहले दिया है n equal to 5 to n equal to 1, और उसके बाद वेवलेंथ ऑफ लैम्डा दिया है, इमिटेड होगा द वेवलेंथ प्रोटॉन इमिटेड मेक इट कितना वेवलेंथ, अगर ये n इक्वल 5 से n इक्वल 2 में आए तो कितना होगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 32/7 लैम्डा होगा। और ये ऑप्शन हमारा है डी वाला, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 है, दी कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज़ अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस, दिस इम्प्लाइज दैट हीलियम न्यूक्लियस इज, क्या है, सबसे पहले क्या दिया, दी कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक बनाएगा हीलियम न्यूक्लियस का, दिस इम्प्लाइज हीलियम न्यूक्लियस इज रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, इजीली फिजिबल है, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स, हाँ यही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हीलियम जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो डी ऑप्शन होगा क्या, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देन इट्स क्या होगा, नेबरिंग, देन इट्स नेबरिंग, है ना। तो क्या होगा, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबरिंग से जो होगा इसका न्यूक्लियस जो होगा मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 12 है, ठीक है ना। तो चलिए 13 देखते हैं कहाँ पे, यहाँ हो पाता तो यहाँ करते हैं 13 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ ले लेते हैं, पर एक बार देख ले कि कट तो नहीं रहा है। 13 क्वेश्चन है ना, तो चलिए देखते हैं 13 है क्या। हम लोग पढ़ते हैं 13 कट रहा है ना 30, चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं फट से, उसके बाद इसको इरेज करते तब 13 वाला करेंगे। तो आइए इरेज कर लेते हैं। तो आइए देखिए 13 क्या है, ठीक है। 13 क्या है, 13 है, इन एन एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ, इन एन, क्या दिया है यहाँ आप दिख रहा है ना,
in an extrinsic semiconductor the number of density of hole is 4 into 10 की पावर कितना है, तो 20 है, वो भी कितना मीटर क्यूब, कितना है मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब है। इफ़ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज 1.2 इंटू 10 पावर 15 यहाँ पर मीटर है, द वॉल्यूम द नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन इन इट इज कितना होगा, तब क्या दिया है 13 में इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सबसे पहले क्या दिया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ डेंसिटी होल्स की 4 इंटू 10 पावर 20, इफ द डेंसिटी ऑफ द इंट्रिंसिक की 1.2 10 पावर जो है 15 है, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो इसमें आ जाएगी सी, हम लोग का जो वैल्यू होगा 3.6 10 की पावर हो जाएगा कितना 9 पर मीटर क्यूब। ये है हमारा कितना 13 का ऑप्शन है ना, 13 का ऑप्शन कौन सा है, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 14 क्या है देखते हैं। 14 है पीस ऑफ कॉपर एंड ऑफ सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, क्या है पीस ऑफ कॉपर एंड ऑफ सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर। अगर जो है कॉपर और सिलिकॉन का क्या कर लेते हैं हम लोग, एक जो है वायर ले लेते हैं या कुछ ले लेते हैं, ठीक है टुकड़ा ले लेते हैं, बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर टी, और टी टेम्परेचर तो उसको हीट करते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, बोथ ही डिक्रीज करेगी, कॉपर इंक्रीज सिलिकॉन डिक्रीज, कि कॉपर डिक्रीज करेगी एंड सिलिकॉन। तो हम लोग का ऑप्शन जो होगा वो ये वाला होगा डी वाला, कि कॉपर जो है क्या करेगा, कॉपर क्योंकि मेटल है उसका डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, डिक्रीज एंड सिलिकॉन इंक्रीज, क्या करेगा इसका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कॉपर का क्या करेगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि कॉपर मेटल होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, पर जो होता है सेमीकंडक्टर का क्या होता है वो इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए लिखा है कि कॉपर डिक्रीजेज एंड सिलिकॉन इंक्रीजेज, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चलिए देख लेते हैं। दिया है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, क्या दिया है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर पीएन जंक्शन में कैसे फार्म होता है, क्या है डिप्लीशन रीजन जो होता है वो पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होगा, तो मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम नहीं, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, डिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली एंड ड्रिफ्ट ऑफ होल ओनली। तो हम लोग जानते हैं जो बी वाला ऑप्शन वो सही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और क्या होगा होल का डिफ्यूजन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिफ्यूजन, ठीक है, क्या होगा डिफ्यूजन ऑफ बोथ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ठीक है ना, क्या होगा डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, होल और जो है इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या हो जाए डिफ्यूजन हो जाए, मतलब दोनों जो है ऐसे बनता है ना, ऐसे पी एन जंक्शन, यहाँ पी और यहाँ एन, तो ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ, यहीं जाके ऐसे जमा हो जाता है अपोजिट, यहाँ होता है होल, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव निगेटिव, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से क्या होता है डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन रीजन है, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग को ऑप्शन एक ही जगह रहता है, क्वेश्चन उधर पढ़ना था। ऑप्शन में क्या है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ से मिलाते हैं। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है 16 वाला, दिया है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक जो होता है सब्सटेंस एग्जिबिट करता है, मैग्नेटिक एग्जिबिट करता है, और दूसरा क्या है
डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये बताया कि डायमैग्नेटिक क्या है, एग्जिबिट करता है मैग्नेटिज्म को, और डायमैग्नेटिक डज नॉट है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये बता दिया उसका रीजन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन इसमें से हम लोग का बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। और बी ऑप्शन है क्या, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, क्या होगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। और आर जो है नॉट जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा किसका, 17 वाले का। आया समझ में? तो इसका मतलब है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर दोनों ट्रू है, बट जो है एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है ना, किसका है, तो 16 का है। क्या दिया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये बता दिया। और दूसरा है हमारा 17 है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या दिया, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ पे अगर क्या करेगा, कोई जो है चार्ज मूव करता है तो उसका वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, वर्क डन, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और रीजन क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इलेक्ट्रो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा है, क्या है ऑप्शन, तो हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन हमारा ए है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या है, बोथ ए, इसका ऑप्शन क्या है, ए वाला है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो है आर जो है ए का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों जीरो होगा, तो यही इसमें बताया, इसलिए जीरो होगा क्योंकि जो है यहाँ पे देखिएगा है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसलिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वाला। 18 हमारा है। ठीक है, 18 का कौन ऑप्शन देख लेते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो होगा ऑल फ्रिंज जो होता है वो इक्वल विड्थ का होगा। इसमें पहले हमारा असर्शन है, रीजन क्या, द फ्रिंज विड्थ डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंड सेपरेशन, इतनी चीज़ पर डिपेंड करता है, ये बताया इसमें। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा देखिएगा, तो आंसर है 18 का ना, 18 का आंसर ए है। और ए है क्या, ये देख लीजिए, ए है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये एकदम करेक्ट है। इसका मतलब है ए असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, दोनों ट्रू है। और जो है आर जो है असर्शन मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है किसका, तो असर्शन का। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन वाले हो गए जो 18 जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर जो बच्चा ऑप्शनल अगर सही कर ले जाता है, जिसका जो है 18 में से मान लीजिए हम 15 ही मान लेते हैं, तो बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर वो गेन करेगा। क्योंकि जो रिटन होता है, रिटन में तो बच्चे गेन कर ही लेते हैं, कटता उनका ही ऑप्शनल वाले में है। तो आप लोग मिला लीजिएगा तो आप लोग को पता। ओके चलिए, वैसे तो हम जानते हैं कि आप लोग का पेपर क्या होगा, अच्छा ही गया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा है। तो हमने सेट 1 का ही क्वेश्चन कराया हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो है इसको ब्रीफली जो है और समझाएंगे। तो चलिए ऑप्शनल आप लोग देख लीजिए। ओके, थैंक यू।